अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो पाकिस्तान आर्मी में पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे और उनके वालिद चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। दोनों के शौक डिफरेंट थे। बिल्कुल हमारे जिस तरह हमारे साथ होता है कि बच्चा कुछ बनना चाहता है और वालिदैन कुछ बनाना चाहते हैं। तो इस शख्स ने अपनी मेहनत जारी रखी, ठीक है, और आर्मी की तैयारी की और आईएसएस भी क्लियर किया और अब वो आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे आईएसएसबी के टेस्ट दिए, इनका आईएसएसबी एक्सपीरियंस क्या रहा, वो सब आपको वो अपनी मुंह जुबानी बताएंगे। आई एम हैंडलिंग ओवर टू अवैस पाशा। मैं चाहता हूं कि आप उनको गौर से सुने। जेंटलमैन, मैं हूं मोहम्मद अवैस पाशा। मैंने मैट्रिक में 1039 मार्क्स लिए और एफएससी में 1015 और ये दोनों मैंने प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ ही किए। मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे अंदर डॉक्टर बनने का ज़्यादा पैशन नहीं था। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। तो मैंने उनके कहने पर मेडिकल तो रखा, मेहनत भी की, लेकिन साथ-साथ उनकी इजाज़त के साथ आर्मी के लिए रनिंग करता रहा और भी इसी तरह अपने इंटरेस्ट्स पे काम करता रहा। फिर जब इंटर के बाद एमडी कैट की तैयारी के साथ-साथ मैंने एएमसी में अप्लाई किया और वहाँ इनिशियल में ही एएसआरसी लाहौर में नी नोकिंग से मुझे रेफ़र किया गया सीएमएच और उधर मुझे अनफिट कर दिया गया। तो इधर से अनफिट हुआ तो उसके बाद मैंने एमडी कैट में जब अप्लाई किया, अपीयर हुआ, तो उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। शायद उसकी भी मेन रीज़न यही थी कि मेरे अंदर पैशन नहीं था। जबकि मेरे इंटर में मार्क्स तो ऐसे थे कि मैं अगर पैशन होता तो शायद अल्लाह की मदद से क्लियर कर सकता था, लेकिन वो ना हुआ। फिर मैंने 1 फॉर 1 पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया और उसके लिए मैंने अप्लाई करने के साथ-साथ ही अपनी नी नॉकिंग पर काम किया। मैंने हॉर्स राइडिंग क्लब जॉइन किया और फिर 1-2 महीने हॉर्स राइडिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे नी नॉकिंग का मसला ख़त्म हो चुका है। और मैंने अप्लाई किया, इनिशियल टेस्ट सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किए। आईएसएसबी में भी इंशाल्लाह मैं आपको सारी गाइडेंस दूँगा। मैंने उधर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और बाय द विल ऑफ अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आई एम रिकमेंडेड। तो वहाँ से रिकमेंड होने के बाद मैंने सोचा मैं आपको सारी गाइडेंस दूँ कि किस तरह मैंने काम किया, क्या किया और किस-किस तरह चीज़ें वहाँ फेस हुई, क्या मैंने सोचा, क्या मैंने पाया और क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्या मैंने रिज़ल्ट उसका लिया। तो इसके हवाले से अब मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 12 से 16 अप्रैल का मेरा बैच था आईएसएसबी मलीर में। तो 12 अप्रैल को रिपोर्ट किया आईएसएसबी और पहले दिन तो फॉर्म्स फिलिंग ही थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शायद वही है। क्योंकि वहाँ जो फॉर्म्स थे, तमाम इंटरव्यूअर ऑफिसर्स के पास वही फॉर्म्स होते हैं और वही कुछ क्वेश्चंस वो हमसे करते हैं जो कि हमने बायोडाटा फॉर्म और दीगर फॉर्म्स में जो चीज़ें हमने फिल की होती हैं ना, सारी की सारी वही चीज़ें वो पूछते हैं और वहीं से काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं। तो 13 अप्रैल को जो है हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट हुए। वो बड़ा यानी कि उससे पहले इंटेलिजेंस भी हुए, वो तकरीबन सब बच्चों ने क्लियर कर लिए। 1-2 बच्चे जो थे, अब उनकी किस्मत जैसी भी थी, वो नहीं उसे क्लियर कर पाए, स्क्रीन आउट हो गए, बाकी 99% बच्चों ने ऑलमोस्ट वो कर लिया। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो मेन उसका थीम थी, जो मेन उसका बैकग्राउंड था, वो ये था कि वो टाइम आपको इतना कम देते हैं कि आप उस वक़्त 1 सेकंड भी सोच नहीं सकते और जो फर्स्ट थॉट आपके ज़हन में आती है, वही आप लिखते हैं। वरना आपका सेंटेंस रह जाता है, वर्ड रह जाता है, जो रिटन टेस्ट से 1-2 घंटा चलते रहते हैं। तो उसमें मैंने ये किया, मैंने पहले प्रैक्टिस भी की हुई थी, अपने एक दोस्त से गाइडेंस भी ली हुई थी और उसकी गाइडेंस पे मैंने बाज़ार से एक बुक भी ली, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिटन टेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी 1-2 सेंटेंस और वर्ड्स ही मेरे से मिस हुए और बहुत ज़्यादा जो है सेंटेंस और जो वर्ड्स थे, वो मैंने कंप्लीट किए। इक्का-दुक्का के लिहाज से थे जो कि कंप्लीट ना हो सके। ये यहाँ तक का टेस्ट था। उसके बाद पिक्चर स्टोरी, इनकम्प्लीट स्टोरी, जिसे पॉइंटर स्टोरी भी कहा जाता है, वो टेस्ट थे। उसमें ये था कि अगर आप देखें, एज़ अ नॉर्मल पर्सन देखें, तो आपको पहले उसमें नेगेटिविटी ही नज़र आएगी। नेगेटिविटी इस एस्पेक्ट में, जैसे मेरी दफ़ा स्टोरी थी कि एक बीमार बंदा लेटा हुआ है और एक बंदा उसके ऊपर शफ़क़त का हाथ रख रहा है। अगर एक नॉर्मल पर्सन उसे देखेगा, वो यही सोचेगा बंदा बीमार है। लेकिन आपने उसको बिल्कुल लिटिल फ़ोकस देना है और आप देखेंगे, आप उसमें से क्रिएटिविटी निकालें, उसमें से पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स निकालें। जैसे कि मैंने ये निकाला, तो जो बंदा बीमार था, मैंने ये कहीं भी ज़िक्र नहीं किया कि वो बंदा बीमार है। मैंने कहा कि वो बंदा आर्मी ऑफ़िसर है। तो मैं उसे पूरा क्रिएटिव लेके गया कि भाई वो जब शुरू मैंने यहाँ से किया कि अहमद इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही वाज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड टैलेंटेड बोथ इन स्टडीज़ एंड
गेम्स एंड स्पोर्ट्स इस तरह कर करके मैंने कि भाई हर चीज़ में वो बहुत अच्छा था। ये छोड़ा सब बता के कि वो बहुत अच्छा था, ऐसे था। करके फिर मैंने उसे आईएसएसबी में अपीयर करवाया और कहा कि वो माशाल्लाह सिलेक्ट हुआ और उसके बाद ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उसकी। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अब वो माशाल्लाह बहुत से कोर्सेज़ कर रहा है, आर्मी में भी एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि उसका पैशन है। तो वो अब छुट्टियों पर घर आया है, यहाँ यही दिखाया गया है यहाँ तस्वीर में कि भाई वो घर आया था इस तरह और उसके वालिद साहब उस पे शफ़क़त-कार भेज रहे हैं, यानी इंग्लिश में मैंने लिखा कि हिज़ फादर इज़ अपराइज़िंग हिम इस तरह करके। और इस तरह करने के बाद मैंने कहा कि अभी इंशाल्लाह इसी तरह बाद में यही हुआ कि जी वो एक्सेलरेट किया उसने आर्मी में स्ट्रैटेजिक कमांड में गया वो इस तरह करके जी बड़ा यानी ना आप कह लें कि एक पूरा स्टार्ट और एंड जो है ना वो स्टोरी का होना चाहिए और वो मैंने किया। इसी तरह लेकिन फिर ये स्टोरीज़ आ रही नहीं है कि अब 3-4 स्टोरीज़ आ रही हैं पॉइंटर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी मिला के तो आप सब में आर्मी को ही घुसा दें, ऐसा नहीं है। मैंने जितनी भी थी ना स्टोरीज़, उनमें आधी स्टोरीज़ में मैं आर्मी लाया और आधी स्टोरीज़ में मैं दूसरे प्रोफ़ेशंस को लाया। जैसे एक में था कि एक लड़की थी वो ऐसे उन्होंने छोटा-सा कमरा दिखाया, उसमें गुलदस्ते पड़े थे, प्यारा-सा कमरा था, लड़की ना दरवाज़ा खोल के ना फर्स्ट थिंग जो मेरे ज़हन में तो यही आई जैसे किसी को आवाज़ दे रही है, लेकिन मैंने उसे फ़ौरन पॉज़िटिव ले जाना था और एक क्रिएटिव थिंकिंग लानी थी। मैंने कहा जी भई ये एक लड़की है, बहुत मेहनती है, बचपन से ही जो इसमें था कुछ कर गुज़रने का शौक था। ये सब कुछ इंग्लिश में था लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए उर्दू में बता रहा हूँ, वहाँ तो इंग्लिश में लिखी थी। तो उसे मैंने बताया जी बड़ी मेहनत उसने की और डॉक्टर बनने की उसकी ख़्वाहिश थी। उसकी मेहनत से वो पूरी अल्लाह ताला ने उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया। और जो है वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और यहाँ साथ-साथ मैं उसको ये भी ले आया कि भाई वो सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं करती, कोशिश करती है घर वालों को भी और बड़ी सैटिस्फाइड है लाइफ़ से कि घर वालों को भी मैनेज कर रही है और जो है अपना काम भी साथ-साथ लेके चल रही है। फिर मैंने कहा कि अब वो स्पेशलाइज़ेशन की एग्ज़ाम्स देने लगी है, जिसके लिए वो तैयारी कर रही है और वो अपनी इस मेहनत से कामयाब हो ही जाएगी और इस तरह एक कामयाब ज़िंदगी वो गुज़ार रही है, यानी एक प्रॉपर स्टार्ट एंड कर दिया। इसी तरह बर्थडे स्टोरी में आया इस तरह का एक लाइन थी कि जी वो रास्ते में जा रहा था कि अधूरे रास्ते में वो भटक गया रास्ता अपने ग्रुप से अलहदा हो गया। इस तरह अलहदगी वाली बात, गुमशुदगी की बात थी पॉइंटर स्टोरी में। मैं उसे आगे से ऐसे ले गया कि वो वहाँ से अलहदा हो गया। दरअसल वो एक एसएसजी कमांडो था और वो मिशन में अपने दीगर जो ट्रूप्स थे उनसे किसी वजह से कट ऑफ हो गया, अलहदा हो गया। मैंने यहाँ से उसका आगे स्टार्ट किया। मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल क्योंकि यहाँ से पॉइंटर थी, यहीं से स्टार्ट करना था, इसलिए मैं थोड़ा-सा उसे माज़ी में लेके गया कि भई उस वो एसएसजी कमांडो था, बचपन से शौक था जिस वजह से वो यहाँ तक पहुँचा, बड़ी सख्त मेहनत की हुई थी। क्योंकि वो कमांडो था, उसकी इंतहाई सख्त ट्रेनिंग थी, तो उसने स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग की और फिर मैंने ये अपनी स्टोरीज़ में 1-2 जगह ऐड किया, जैसे यहाँ भी किया कि थ्रू हिज़ लीडरशिप क्वालिटीज़ ही वाज़ एबल टू मेक अ सक्सेसफुल प्लान के रास्ते में उसे बड़ी ही रिसीव्ड रेजिस्टेंसेस के बट ही वाज़ कमांडो सो ही फाउट अगेंस्ट देम वेरी ब्रेवली। इस तरह करके वो सारे मुश्किलात तय करते-करते सारी चीज़ें फेस करते-करते अपने ट्रूप से जा मिला। उसने जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक एक्सपीरियंस बहुत से लोगों के लिए फ़ायदे का सबब भी बना और इस तरह जो है ना वो एक कामयाब उसे मैंने एसएसजी कमांडो प्रूफ किया स्टोरी में। तो स्टोरी में मेनली ये है कि आप जो स्टोरी में सामने दिखाया जा रहा है, उसमें एक मेन हीरो बनाएँगे, बाकी सबको उसके एसोसिएटिव बना दें। काम ये है साइकोलॉजिकल टेस्ट में कि आप अपनी स्पीड को तेज़ रखें, जिसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे और जनरली भी आईएसएसबी के अलावा भी जिस तरह आप अपनी सोच अच्छी से अच्छी सोचें, बड़े से बड़ा सोचें काम, इस तरह। तो इसी तरह मैं अपनी हर स्टोरी में एक जगह मैं एक इंजीनियर ले आया। वो ये था कि नज़र ऐसे आ रहा था जैसे दरिया से पानी बाहर आ गया, जैसे खुदा ना खास्ता पता नहीं सैलाब था वो, तो एक लड़का देख रहा था नीचे। मैंने उसे ऐसे शो कर दिया कि भाई ये गुज़र है रास्ते से तो ये दरिया बड़ा पानी का भरा हुआ है। वेरी फील्ड ही स्टॉप्ड देयर ही सॉ दैट हियर अ डैम कुड बी बिल्ट। इस तरह करके मैंने बताया कि भाईजान उसके अंदर बड़ी क्रिएटिव थिंकिंग थी, लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। उसने जो सख्त मेहनत की और जॉब उसे मिल भी गई थी गवर्नमेंट में ही, तो वहाँ जाके उसने ये बातें डिस्कस की कि यहाँ डैम बनाया जा सकता है और लीडरशिप क्वालिटीज़, स्ट्रैटेजिक कमांड एबिलिटीज़ के साथ उसने जो है अपना ये उन्हें कन्विंस कर लिया ऑफिसर्स को और जिसकी वजह से वो मान गए और आज वो इस पे यानी काम हुआ, उसने खुद लीड किया, खुद काम किया, मज़दूरों के साथ भी उसने हाथ बटाया, ऑफिसर्स को भी उसने मशवरे दिए, स्ट्रैटेजीज़ बनाई। इस तरह जो है ना, उसने अपना सारा काम कर लिया और सक्सेसफुल डैम बन गया। इस तरह स्टोरीज़ में जो है ना, मैं हर स्टोरी में एक एम जो कहते हैं ना एसेज़ होते हैं माय एम इन लाइफ
तो मैं उस एम को लेके चला हूँ हर स्टोरी में, चाहे वहाँ कुछ भी दिखाया गया है, कोई एक्सीडेंट दिखाया गया है, कुछ भी। पहली बात, एक्सीडेंट की डिस्कशन नहीं करनी है आपने, नेगेटिविटी की डिस्कशंस नहीं करनी चाहिए, आप बताई भी गई हैं। होती भी तस्वीरें ब्लरी हैं कि आप उसे ब्लर चीज़ को देखते ही पॉजिटिविटी को रिसीव करते हैं या नेगेटिविटी को। तो इस तरह हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट चलते रहे। टाइम बहुत शॉर्ट होता था, स्पीड मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सही थी। मैट्रिक इंटर में भी एकेडमीज़ जाता रहा, स्पीड बहुत अच्छी थी। टेस्ट से पहले भी प्रैक्टिस करता रहा। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ये कि आईएसएसबी की तैयारी के लिए मैंने भी बहुत से लोगों को देखा, सुना कि जी एकेडमीज़ बनी हुई हैं, फ़ायदा हो जाता है, प्रोसीजर का पता चल जाता है। तो प्रोसीजर तो आजकल गूगल पे भी सारा पता चल जाता है। एक-एक चीज़ आप गूगल पे जाएँ, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, ब्लॉग सर्च करें, आपको आईएसएसबी के रिपोर्टिंग डे से लेके लास्ट डे तक एक-एक बात क्या आधी-आधी बात भी पता चल जाती है। वो सारा पता ही होता है, अब ये बच्चे पे ये उसे कैसे टैकल करता है, कैसे गाइड किस तरह की गाइडेंस लेके जाता है, क्या माइंडसेट बना के जाता है। तो मेरी भी ये एक इरादा तो था, डिसीजन तो था कि मैं अकेडमी जॉइन करूँगा। लेकिन बहुत से दोस्तों की रिकमेंडेड दोस्तों की एडवाइस थी कि आप अकेडमी ना जाएँ। तो चूँकि वो रिकमेंडेड थे, तो इस वजह से मैंने ना चाहते हुए भी उनकी जो बात ना मान ली कि भई ये लोग कह रहे हैं, और उनमें से कुछ थे अकेडमीज़ जाते भी थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें उल्टा नुकसान ही हुआ। तो मैं उनकी बात मान के आईएसएसबी में बगैर अकेडमी के सेल्फ ट्रेनिंग करके गया। अब सेल्फ ट्रेनिंग मैंने क्या की, जो बाज़ार से 2 पब्लिशर्स की और एक रहबर वालों की नहीं थी, शायद किसी और की थी, 2 बुक्स थी। उनके रिटन टेस्ट्स की प्रैक्टिस करता रहा, इंटेलिजेंस की करता रहा। और जो फिजिकल टेस्ट्स हैं उसके लिए ये है कि वहाँ आपने यूज़ तो अपना माइंड ही करना होता है, कोई इतना सख्त काम नहीं होता, थोड़ा-सा लॉजिकल काम होता है। फिजिकल फिटनेस के लिए मैंने आईएएस से 2-3 महीने पहले रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, एक्सरसाइज़ जो है ना, जितनी मैं कर सकता था स्टेमिना, यानी डेली मैं 1 आवर देता था सुबह फजर के बाद अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को। तो इस तरह करके ये मैंने सेल्फ ट्रेनिंग की, और यही क्वेश्चंस मेरे से वहाँ किए भी गए, तो मैंने उन्हें यही एक्सप्लेन किया। तो इस तरह हमारे फर्स्ट डे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स कंप्लीट हुए, और ये तकरीबन दोपहर को कंप्लीट हो जाते थे, 1-2 बजे डेली टेस्ट। उसके बाद हमें भेज देते थे। अगले दिन फर्स्ट जीटीओ डे था। उसके हाँ, सच फर्स्ट जीटीओ डे से पहले मैं आपको बता दूँ, जो साइकोलॉजिकल में इन चीज़ों के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स होते तो हर बंदे के अपने-अपने ही हैं, लिखने भी अपने-अपने ही चाहिए। लेकिन बात ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ एक्सपोज़ ना करें जो आर्मी लाइफ़ में सूटेबल नहीं है, आर्मी लाइफ़ में जो चीज़ नहीं चल सकती। जैसे कि आप डीमेरिट्स में कभी भी ये चीज़ें नहीं लिख सकते कि लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है या डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये चीज़ें तो आपने कहना है कि आपके अंदर हैं, और आपने प्रूव करना है कि आपके अंदर हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर आर्मी ऑफिसर नहीं चल सकता। जैसे कि मैंने अपने मेरिट्स में लिखा था कि भाई जो हमें वहाँ कहा गया कि आप लिखें फ्रेंड्स व्यूज़ अपने बारे में और ओपोनेंट्स व्यूज़, कि भाई आपका दोस्त आपके बारे में क्या कहता है और दुश्मन आपके बारे में क्या कहता है। वो असल में उन्होंने भी कहा कि मेरिट्स डिमेरिट्स ही हैं। तो जो है ना, मेरिट्स मैंने लिखा कि मुझे एक दफ़ा जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँ, चाहे वो पढ़ाई की हो या डेली रूटीन की हो। इसी तरह मैंने लिखा कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, पढ़ाई में भी हार्ड वर्किंग हूँ, घरेलू कामों में भी हार्ड वर्किंग हूँ, और मेरा दोस्त कहेगा कि आई एम वेरी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स अदर्स। कोऑपरेटिव, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आर्मी में मस्ट चाहिए, कोऑपरेशन के बगैर आर्मी चल ही नहीं सकती। तो कोऑपरेशन का मैंने इस तरह शो किया। इसके अलावा मैंने शो किया कि भाईजान मैं बड़ा डिटरमिन्ड हूँ, हाइली मोटिवेटेड हूँ, हर काम को मोटिवेशन के साथ करता हूँ, और स्टेडफास्टनेस है, और इन सारी चीज़ों पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी की क्वालिटी है, एडजस्टेबिलिटी, कि भाई मैं एडजस्टेबल हूँ। मैंने ये लिखा कि आई बिकम एडजस्टेबल टू द एवरी न्यू एनवायरनमेंट व्हिच आई फेस, कि हर तरह के एनवायरनमेंट में जो है ना, मैं खुद को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरिट्स थे, और इसके बाद जो डीमेरिट्स हैं वो आपने ऐसे लिखने हैं कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी हो जाए और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी ना जाए। मसलन अब ये ऐसी कॉमन सी बातें हैं जो तकरीबन तकरीबन क्या बिल्कुल ये 100% हर बंदे के अंदर पाए जाते हैं, और ये हैं तो डीमेरिट्स, लेकिन आर्मी लाइफ में चल सकते हैं, हम इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं। मसलन ये कि जी कभी-कभार मेरी नमाज़ मिस हो जाती है, ये वाक़ई एक डीमेरिट है, बुरी बात है, लेकिन हर किसी की हो जाती है। इस तरह ये हो गया। दूसरा, साथ मैंने कह दिया कि भई आई एम नॉटी, और साथ स्पेसिफाइड कर दिया कि आई एम नॉटी विद माय फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, कि भाई मैं ये नॉटी नहीं हूँ कि जी मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो मैं शरारतें करता फिरूँ। मैं अपने दोस्तों, घर वालों के साथ जब नॉर्मल एक कैजुअल लाइफ़ होती है उसमें मैं नॉटी हूँ। इसके अलावा मैंने लिख दिया कि भाई मैं टॉकेटिव बहुत हूँ, जब क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं मैं उनके साथ बोलता बहुत ज़्यादा हूँ। इस तरह मैंने 3 डिमेरिट्स लिख दिए।
है मेरिट्स डिमेरिट से, और इसका भी एक बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट होता है आईएसएसबी में मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे वो इंटरव्यूज में भी काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट डे। तो सेकंड डे में मैं आपको बता रहा था जीटीओ डे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ। तो जीटीओ ने हमें कहा कि इंट्रोडक्शन आपका सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप करवा दें और परेशान ना हो। उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने भी करवाया कि जी आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम दी ट्रस्ट स्कूल एंड obtained 1015 मार्क्स and did my FSc pre-medical from Government College University Lahore and obtained 1015 मेरे FSc में थे। मैंने उन्हें यही कहा, वहाँ नहीं मेरे से ऐसा हुआ, वहाँ मैंने FSc के 1015 ही बताए और मैट्रिक के 1039 इस तरह हुआ। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने ग्रुप प्लानिंग हुई, ग्रुप डिस्कशन हुई। तो ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने हमें सबसे पहले टॉपिक दिया जी बच्चों पे शफकत करनी चाहिए या सख्ती। तो कुछ बच्चे ओवर रिएक्ट करना शुरू हो गए, जीटीओ की बात कंप्लीट होने से पहले ही बोलना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो गए, फजूल बोलना शुरू हो गए। तो मैं वहाँ थोड़ा बोला, लेकिन लॉजिकल बोला, सबको कंसंट्रेशन दे के बोला, सबको मैंने फेस टू फेस बात की। 11 लड़कों का ग्रुप था, सबकी तरफ फेस किया, सबको समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं बस उन्हीं को, मैंने सबको अटेंशन दी, सबसे मुखातिब होकर मैंने बात की, ऐसा किया। उसके बाद जो लेक्चरेट था उसमें डिफरेंट टॉपिक मिले जी, आपको वजीर आजम बना दिया जाए क्या हो जाएगा। एक और था कि जी सड़कें बनाना ही सिर्फ तरक्की है, ये था एक बच्चे का टॉपिक। मेरा टॉपिक था कि रिश्वत कभी कभार ले लेनी चाहिए। मैं बाहर गया, मुझे जब टाइम मिला मैं अंदर आया तो मैंने बच्चों को कहा कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जेंटलमैन, मेरा टॉपिक ये है, एक्सप्लेन किया। फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि भाई मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, रिश्वत कभी भी नहीं लेनी चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा वो हदीस का हवाला दिया कि रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों आग में। मैंने कहा यहाँ कोई ऐसी बात नहीं की गई कि ज्यादा रिश्वत लेने वाला या रोजाना रिश्वत लेने वाला, कभी कभार लेने वाला, रिश्वत लेने वाला। तो रिश्वत कभी कभार लेना नहीं, इंसान कभी कभार कोई ऐसी गलती कभी कभार रिश्वत ले भी लेता है तो सारी जिंदगी उसके लिए ज़हनी अज़ियत बनी रहती है। तो ये इंसान का करैक्टर है, करैक्टर पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। और ये करैक्टर तो आर्मी में सबसे ज़्यादा मस्ट तो करैक्टर ही है। मैंने करैक्टर पे बात की वहाँ रिश्वत के हवाले से। जैसे कि मैं एक दफ़ा पीएम ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वो कमांडिंग ऑफिसर पीएम के कह रहे थे कि फिजिकल में तो हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन आर्मी में ट्रेनिंग में करैक्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो मैंने यही सेंटेंसेस बोले कि करैक्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और एक मैंने इवेंट का हवाला दे दिया कि जनरल रिटायर्ड हिल शरीफ साहब हमारे कॉलेज का, उन्होंने विजिट किया अपने रिटायरमेंट से पहले। तो उन्होंने भी हमें यही पॉइंट सिखाए कि करैक्टर, करेज एंड कॉम्पिटेंसी, ये करैक्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो इसलिए मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ज़िंदगी में कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। इंसान का ज़मीर मुलामत करता रहता है, जिसकी वजह से इंसान को अपने करैक्टर पे फोकस करना चाहिए और करैक्टर लूज़ कभी भी नहीं होने देना चाहिए। इसमें 2 मिनट का टाइम था, मैंने 2 मिनट से 10-20 सेकंड पहले कंप्लीट करके मैंने कह दिया थैंक यू। तो जीटीओ साहब ने कहा बैठ जाएँ आप। इस तरह मैं बैठा। उसके बाद प्लानिंग स्टार्ट हुई, ग्रुप प्लानिंग। तो ग्रुप प्लानिंग में जो है ना बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे थे, लड़ रहे थे आपस में, ऐसे करो, वैसे करो। तो उधर भी मैंने यही तरीका किया, थोड़ा बोला, टाइम हिसाब देख के बोला कि जब दूसरा एक बच्चा रुक रहा है उसकी बात काटे बगैर बोला। तो मैं यही बोला कि यार देखें, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से तो एक ही रास्ता है, यहीं से चलेगी गाड़ी बंदे लेके। तो वहाँ उसे आप छोड़ें, जहाँ ऑप्शंस ज़्यादा हैं, जहाँ डिस्कशन बनती है उस पे डिस्कशन करें। तो जो इस तरह के मैंने पॉइंट्स दिए, लॉजिकल पॉइंट्स दिए, उसपे बच्चों ने भी मुझे एडमायर किया कि हाँ, हाँ, ये बात है, इस एरिये को ज़्यादा डिस्कस करो, इसको ऐसे। बाद में एक बच्चा बीच में बहुत ज़्यादा बोल रहा था, तो पता नहीं शायद इस वजह से एक चेस नंबर ने उसे कह दिया, भई ये एक्सप्लेन करेगा। जीटीओ साहब ने कहा कि किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो मैं भी बोला कि नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बच्चा जो है बोलना शुरू हुआ, तो उसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन उसने कर दिया, लेकिन वो अंदर कुछ चीज़ें भूल गया, जिसकी वजह से जीटीओ साहब ने कहा कि आप ये फ्यूल भरना भी छोड़ गए। तो इस वजह से टाइम में काम पूरा ना हो सका। और मैक्सिमम यही होता है, टास्क वो कंप्लीट नहीं होते। असल में मैक्सिमम लोगों का जो मैंने सुना और खुद भी जाके देखा, टास्क प्लान्स कंप्लीट होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होते। बच्चों की एटीट्यूड, बच्चे कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, क्या स्टिमुलस बच्चों को मिल रहा है, तो बच्चे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये चीज़ें जीटीओ वगैरह वहाँ देख रहे होते हैं। कंप्लीशन नहीं देख रहे होते, वे ऑफ टैकलिंग द टास्क ये देख रहे होते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि चलें कोई नहीं, प्लान्स बनते रहते हैं, फेल्स होते रहते हैं। ये कह के हमें उन्होंने फ्री किया और कहा जी आउटडोर टास्क के लिए रेडी हो हैं। 1 घंटा हमें मिला, हम आउटडोर टास्क के लिए रेडी हो आए। जब वहाँ आके टास्क एरिया में पहुँचे तो जीटीओ साहब भी पहुँच गए और उन्होंने हमें जो है एक्सप्लेन किया कि जी आप लेफ्ट टू राइट खड़े होंगे, ये खड़े होने का तरीका होगा, ब्रीफिंग दी
कि भाई जो ज़मीन है वो आपके और आपके लगेज के लिए आउट ऑफ बाउंड है। जो ज़मीन पे उभरी हुई जगह है ईंटों की या लकड़ी की बनी हुई, तो वो आपकी और आपके लगेज के लिए इनबाउंड है, वहाँ आप और आपका लगेज जा सकता है। तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, 3 स्टेजेस टास्क था और उन्होंने जो है शुरू करवाया। तो जब शुरू करवाया ना उन्होंने, तो मैंने ये देखा कि उधर बच्चे ना जिस तरह पहले भी था, बोलते ज़्यादा थे, इलॉजिकल बोलते थे, काम कम करते थे। मैं उसमें बोला कम था। पहले 1-2 लड़के आगे बढ़े, मैं दूसरे-तीसरे नंबर में टास्क में एंटर हुआ और खुद मैं कोशिश करके ऐसी जगह पे पहुँच गया कि जहाँ से सबको मेरी सपोर्ट मिले और मेरी सपोर्ट के ज़रिए लड़के आगे पहुँचे। तो उसमें यानी कि मैं फिज़िकली भी एफिशिएंट था, बहुत ज़्यादा वज़न मेरे बाजू मैंने आगे किया, बाजू पे बहुत ज़्यादा वज़न डाल-डाल के लड़के आगे बढ़े। तो इस तरह 3 स्टेजेस थी। पहला टास्क कैसे कंप्लीट हुआ, मैं सेकंड लास्ट नंबर पे खुद एंड पे पहुँचा और इस तरह लड़के भी पहुँचाए। तो वो तो ग्रुप टास्क था, उसमें लीडर कोई नहीं था, सब बोल रहे थे, सब कर रहे थे। फिर सेकंड स्टेज में हम पहुँचे तो वो भी उसी वे से हम कर रहे थे, तो जीटीओ साहब ने कहा कि थैंक यू, आपका टाइम खत्म हो गया है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के आपके आउटडोर टास्क यहाँ खत्म हुए हैं, कल आपके दोबारा शुरू होंगे और यहाँ से जाके आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, उसके लिए मुनासिब सा ड्रेस पहन लें आप। तो मुनासिब से जो ड्रेस पहन के फिर हम वहाँ चले गए इंटरव्यूज़ रूम्स के लिए। वहाँ गए, कुछ बच्चों का साइकोलॉजिस्ट था, कुछ का डिप्टी का था। तो हमारे बैच में तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि डिप्टी प्रेज़िडेंट्स ने ज़्यादा डिटेल्ड इंटरव्यू लिया और साइकोलॉजिस्ट्स ने ज़रा शॉर्ट लिया। और जो एक्सपीरियंस में और जो दोस्तों की ऑब्ज़र्वेशन से पता चलता है, वो यही है कि कुछ जगहों पे साइकोलॉजिस्ट डिटेल्ड ले लेते हैं, कुछ जगहों पे डिप्टी। ख़ैर जो भी वो लें, हमने तो आंसर ही करना था। तो मेरा उस दिन डिप्टी का था। मैं गया तो जो पहली चीज़ मैं अपने दोस्तों से सीख के भी आया था और जो एक आर्मी ऑफ़िसर या आर्मी ऑफ़िसर के अलावा आम डेली लाइफ़ में भी अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ वहाँ भी मुझे करना पड़ी और उन्होंने भी ज़ाहिर है देखी होगी। वो जैसे ये कि मैं रूम में एंटर हुआ, तो जो मेरा दरवाज़ा था, वो बिल्कुल लाइट सा, यानी कि आम ज़िंदगी में हम उसे कहते भी नहीं कि दरवाज़ा खुला है, वो बिल्कुल लाइट सा खुला रह गया। अभी मैं पहुँचा ही हूँ उनकी टेबल के पास, उन्होंने बड़ा यानी ना वार्म वेलकम किया मुझे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, नाम लिया मेरा जी, बड़ा खुश होके मिले। इस तरह करके फिर फ़ौरन एकदम गुस्से में आ गए, "दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ आए हो?" मैं फ़ौरन गया दरवाज़ा, उन्होंने मुझे कहा कि फ़ौरन बंद करो, मैं फ़ौरन बंद करने चला गया। तो अभी जब मैं करके आया ना, तो उन्होंने ना फिर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करने की पूरी कोशिश की। वो ऐसे कि उन्होंने ना मुझे कही जाए कि यार तुम फ़ेल हो, तुझे कुछ पता ही नहीं है, दरवाज़ा बंद करने का ही नहीं पता, तू फ़ेल है। लेकिन मैं उस पे एक्सप्रेशनलेस रहा, मैंने कोई एक्सप्रेशन शो ही ना किया कि मैं परेशान हो गया हूँ आपकी ये बात सुन के। कहते रहे फ़ेल है, जब वो कही जा रहा है मैंने इतना कह दिया सॉरी सर वो मेरे से गलती से थोड़ा-सा खुला रह गया। तो जी उन्होंने बड़ा मुझे इस तरह डाउन करने की कोशिश की, तो थोड़ी देर बाद कहते तू फेल है ये वो, फिर कहते चल बैठ जा, तू फेल है वैसे तुझे एक मौका दे रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू सर। कहता अब ना इस तरह कहीं तुझे मौका दे रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर कि आप मुझे मौका दे रहे हैं इस तरह। तो उसने मुझे बिठाया, फिर उसने मुझे कहा कि जी करें स्टार्ट, अब झूठ तो नहीं बोलेगा, झूठ बोला तो फेल कर दूँगा। मैंने कहा जी सर करें स्टार्ट। तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो 1-2 उन्होंने क्वेश्चन किए, नॉर्मल से ही थे। तो उसपे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने झूठ बोला है, तुझे मना किया था, फेल है तू, जा निकल जा। तो मैं उसपे कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं किया जब उन्होंने मुझे ये बात कही। मैंने सिंपल उन्हें कहा कि ठीक है सर, इस तरह मैं बोला और मैं चल दिया कमरे से बाहर निकलने के लिए। तो जब मैं कमरे के दरवाज़े पे पहुँचा, अभी एक स्टेप भी मेरा बाहर हुआ था, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि अच्छा आ जाओ वापस। मैं वापस आया, चेयर के पास खड़ा हुआ, उन्होंने फिर कहा कि तुझे कहा भी था झूठ ना बोलनी, चल बैठ जा। तो मैंने सीट मिलने में उन्होंने कहा थैंक यू सर, बैठ के उन्हें कहा मैंने। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुझे मैंने मना भी किया था कि झूठ ना बोली, तुझे फिर एक चांस दे रहा हूँ अब बस, तूने झूठ नहीं बोलना, अब भी एक चांस मिला है। मैंने फिर कहा कि थैंक यू सर, यानी मैंने चांस के लिए उन्हें देने के लिए कहा थैंक यू सर। तो वो बेसिकली वो मुझे फ़ेल नहीं कर रहे थे, वो मेरा एटीट्यूड देखना चाह रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन्स पे मेरे क्या एटीट्यूड है, और मैं हर किस्म की सिचुएशन में नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ना तो परेशान हो रहा था, ना ज़्यादा ओवर हो रहा था। बिल्कुल न्यूट्रल सा, नॉर्मल सा रह रहा था। तो इस तरह उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो पर्सनल लाइफ़ उन्होंने घरवालों से कि जी आपके घरवालों के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने जो है ना बड़ा मुझे ना यानी कि आप कह लें कि गुस्सा चढ़ाने वाली बात की। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, इमोरल बातें उन्होंने घरवालों के हवाले से की कि जिससे नॉर्मली अगर बाहर हमारे से कोई करे तो जिस तरह हमारा एनवायरनमेंट है कि लड़ाइयों तक बात चली जाती है। लेकिन वो ऑफ़िसर थे, मुझे भी पता था कि वो मुझे जज करना चाह रहे हैं और वो गाइड भी करते हैं कि हम आपसे किसी किस्म
का पैनिक या किसी किस्म का हार्श बिहेवियर नहीं एक्सपेक्ट करते। हम आपकी टेस्टिंग के लिए सब कुछ आपके साथ करेंगे, तो आप नॉर्मल रहें। ये हमें ब्रीफिंग में भी बताया गया था। तो जो है उन्होंने क्वेश्चन किए, तो मैं उन्हें हर क्वेश्चन में नॉर्मल जवाब देता था। मिसाल तौर पे वो कहते कोई आपको तंग कर रहा है, क्या करेंगे? मैं कहता था सर मैं उसे मना करूँगा, नहीं मना नहीं हो रहा, क्या करेंगे? मैं कहता था कोशिश करूँगा, ज़्यादा तक मना करूँगा। फिर वो क्वेश्चन को इस तरह लाते थे, वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, वो बड़ा है आपसे, हाइट में बड़ा है, वो पठान है, इस तरह के सख्त लफ़्ज़ बोल के जी वो तो आपसे ताकतवर बहुत ज़्यादा है, वो आपको तंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं कहता था सर फिर वो जो कोई भी है, मैं अपनी जितनी अल्लाह ने मुझे पावर दी हुई है, मैं पूरी पावर के साथ उसे रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जब मैं इस तरह एंड पे वो मेरे से ये उगलवा लेते थे ना कि मैं उन्हें कह देता सर जो कोई भी है, मैं पूरी पावर के साथ उसे रोकने की कोशिश करूँगा। तो फिर वो वहाँ से सवाल एंड करते थे। इसके अलावा नेगेटिव सवाल भी करते थे, भई ये तुमने देखा है, ये काम किए हैं तुमने, इस तरह के सवाल करते थे। मैं कहता नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ये वो। तो कहते नहीं तू करता रहा है, तू लड़का है तो तुझे गंदे कामों का ही नहीं पता भला, तो तेरे साथ गंदे काम कभी नहीं हुए। इस तरह के क्वेश्चंस करते रहे। मैंने कहा नहीं सर इस तरह तो नहीं है, ऐसे-ऐसे है, मैं इस तरह खुद नहीं करता। कोई भी गंदे काम अल्लाह ताला ने नेचुरल इंसान का एक बिहेवियर बनाया वो उसी में है। मैं खुद ऐसे कोई भी नेगेटिव हरकत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन ये स्मोकिंग करते हो, चर्च कौन-सी पीते हो? मैंने कहा नहीं सर मैं ऐसे नहीं करता। फिर जी गर्लफ्रेंड्स के हवाले से पूछा जी, मैंने कहा सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और रियलिटी में भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। असल में बात ये है कि वहाँ जाके आपने झूठ नहीं बोलना। उसकी ये हर कोई इसीलिए कहता है कि एक तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, दूसरा टेस्ट के दौरान जब आप झूठ बोलते हैं, तो वो लोग इतने एक्सपर्ट्स हैं कि मोस्टली वो लोग आपका झूठ पकड़ लेते हैं। वो बताते तो नहीं है लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट यही होता है कि वो नॉट रिकमेंड ही कर देते हैं कि यानी यही होता होगा ज़ाहिर है कि जब वो झूठ पकड़ ही जाते हैं बच्चे का। तो ये हम तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि वो फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स के हाथ-पाँव में ज़रा-सा भी हिलाता था ना, ऐसे ही हिलने के लिए भी, ज़रा सेट होने के लिए भी, तो एकदम वहाँ फ़ौरन से बॉडी के उस पार्ट पे वो नज़र दौड़ाते थे जो मेरा ज़रा-सा भी मूवमेंट करता था। तो इस तरह हुआ। तो उसके बाद जो है ना, ये डिप्टी का इंटरव्यू मेरा चलता रहा इसी तरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस चलते रहे। तो असल में मैंने अपने दोस्त से भी गाइडेंस ली थी, वो भी रिकमेंडेड था, टीसीसी में रिकमेंडेड था वो। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ थी, मसलन एक फ़ैज़ान नाम का बंदा है और भी बहुत से नाम के बंदे हैं जिन्होंने ना यानी कि चैनल्स बने हुए हैं आईएसएसबी की बातों के हवाले से। तो कुछ तो काफ़ी इलॉजिकल भी बातें करते हैं, वैसे अंदर से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो आईएसएसबी के हवाले से यानी कि प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं और मैंने भी उनसे भी काफ़ी गाइडलाइंस ली। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे पता थे और ये सिचुएशंस मुझे पता थी। अब मैं खुद मेंटली रेडी होके गया था कि मेरे साथ ये सिचुएशंस वहाँ होंगी। तो इस तरह मुझे भी इन वीडियोज़ वगैरह देखने से फ़ायदा हुआ था। तो इसके अलावा फिर मैं आपको डिप्टी का मज़ीद बताता चलूँ। इसके अलावा जनरल नॉलेज के जो उन्होंने क्वेश्चंस किए ना, तो कुछ लोग समझते हैं जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लिटिल बिट ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी सी है। ज़्यादातर बच्चे जो रिकमेंडेड हुए वो जनरल नॉलेज उनका कोई ऐसा ख़ास पावरफुल नहीं था, बस एक नॉर्मल सा था। जैसे मेरे से जो क्वेश्चंस किए गए, दरियाए सिंध कहाँ से निकलता है? स्याह-सत्ता क्या है? जी नाम बताओ इन किताबों के, द फलाँ-फलाँ दरिया कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान के साउथ में क्या है? मैप को आप पढ़ के जाएँ, एक दफ़ा मैप के हवाले से क्वेश्चन वो कर लेते हैं कि पाकिस्तान के सारे चारों तरफ कौन-कौन से ममालिक हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस चलते रहे। तो डिप्टी का इंटरव्यू मेरा हाफ एन आवर का चला था। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस कर के उन्होंने मुझे फ़ारिग किया, तो मैं निकला रूम से। अभी निकलने के लिए मैं चेयर से उठ के जब जाने लगा, उन्होंने बड़ा यानी गर्मजोशी से मुझे खुदा हाफ़िज़ कहा, इस तरह सारा कुछ सुन के ना। तो ये सारा कुछ कहने के बाद अभी मैं आधा रास्ता चला ही हूँ दरवाज़े तक, तो उन्होंने दोबारा वापस आवाज़ दी, "अच्छा इधर आओ।" तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस पूछे जनरल से, तो मैंने उनके आंसर्स किए। तो फिर उन्होंने बड़ा यानी गर्मजोशी से आई कॉन्टैक्ट भी 5 टू 7 सेकंड्स मेंटेन किया और कहा कि जी विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो जी इस तरह का करके उन्होंने किया। तो उसके बाद बड़ा खुशी से उन्होंने मुझे यानी खुदा हाफ़िज़ करके जब भेजा तो मैं भी खुशी था। मैं निकला तो मुझे लग रहा था इंटरव्यू मेरा अच्छा ही हुआ। ख़ैर वहाँ एक फिर भी डबल माइंडेडनेस तो ज़हन में होती है ना कि भई अल्लाह ही बेहतर जानता है और हर काम अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन वहाँ भी यही था कि भई अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने तो अपनी कोशिश कर ली। उसके बाद हम रूम्स में चले गए। उसके बाद सेकंड जीटीओ डे जब स्टार्ट हुआ अगले दिन हमारा, तो उसमें सबसे पहले जो था हमारे हुए जो हैं हाफ ग्रुप टास्क्स हुए, कमांड टास्क्स हुए। सॉरी हाफ ग्रुप टास्क्स हमारे पिछले दिन ही हो गए थे। उस दिन कमांड टास्क हुए हमारे, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हुई और फाइनल ग्रुप टास्क हुआ। अब कमांड टास्क में ये था
एक-एक बच्चे को जीटीओ साइड पे ले जाते, टास्क की ब्रीफिंग देते, शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते। तो मैंने जो चीज़ देखी ना वो ये कि बच्चे जो जब अपने ग्रुप को कॉल करके गाइडेंस देते थे ना, ब्रीफिंग देते थे ना, तो उनकी कमांड वीक थी। यानी कि कमांडिंग एबिलिटी उनकी शो नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा ये काम है कर दो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। इस तरह का फ़ील हो रहा था। कमांडिंग वॉइस नहीं थी उनकी। तो मैं मिलिट्री यानी टेम्पल्स वगैरह भी देखे हुए थे। मुझे थोड़ा आइडिया था कि भाई एक मिलिट्री कमांडर किस तरह ब्रीफिंग देता है। तो मैंने उसी तरह यानी पूरी गरजदार आवाज़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जेंटलमैन ये हमारा टास्क है, इस तरह हमने करना है। जो मुझे ब्रीफिंग दी जीटीओ ने वो सारे मैंने उनसे उसी आप कह लें हूबहू उन्हीं अल्फाज में मैंने अपने ग्रुप को समझाई। तो ये सारा कुछ करके मैंने जो उन्हें दिया, मेरे भी 1-2 फाउल हुए, गलत जगह पे हमने प्लैंक लगा दिया। तो लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने नहीं ज़्यादा देखा। उन्होंने ये देखा कि ये किस तरह कमांड कर रहा है, किस तरह ब्रीफ कर रहा है, मेरे मुताबिक उन्होंने यही कुछ देखा। तो इसके साथ एक और चीज़ कि जीटीओ इन सारे टास्क्स और प्लानिंग के दौरान आपने जीटीओ की तरफ नहीं देखना है। ये एक बैड इंप्रेशन होता है कि भई आप जीटीओ को देख रहे हैं कि वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है। जीटीओ कभी-कभी ग्लासेस लगा के भी ब्लैक कलर की के शो करवाता है कि वो तो आपको देख ही नहीं रहा। लेकिन वो हर चीज़ देख रहे होते हैं, एक-एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं। एटीट्यूड ऐसा शो कराते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा, आप जो मर्ज़ी करते फिरें। तो इसलिए टास्क्स के दौरान ग्रुप प्लानिंग के दौरान आपने जो है ना यानी कि ज़हन में ये इमेज बना लेना है कि आपको ए टू ज़ेड ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी वो ये भी देखते हैं, मेस में आके भी देखते हैं बच्चे खाना कैसे खा रहे हैं। मेस एटिकेट से वो सिखाते हैं बहरहाल, तो जी ये भी देखते हैं बच्चे रूम्स में क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 7-8 बजे वो बुलाते हैं जौहर हॉल या निश्तरा हॉल में, तो जो हॉल्स में बुला लेते हैं और दोपहर तक टेस्ट चलते हैं, उस दौरान वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, टेस्टिंग के दौरान। उसके अलावा वो कुछ ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते। तो टेस्टिंग के दौरान आपने जो है ना ए टू ज़ी आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपकी एक-एक चीज़ जो है ना वो नोट हो रही है। तो उसके बाद जो है आपने ये फुल फ़ोकस रखना है कि आपकी एक-एक चीज़, आपकी बॉडी मूवमेंट, आप बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एटीट्यूड क्या है, कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं अगर इन शॉर्ट कहूँ ग्रुप टास्क पे जो ओवरऑल आपने करना है ना, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करना है आपने। लेकिन ये नहीं शो करना कि अच्छा मैं ऐसे करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं नहीं आपने करना। खुद को तो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो एक रखनी है लेकिन मैं को मार देना है आपने। अगर आप कमांड टास्क भी ले रहे हैं तो इस तरह करके करने की कोशिश करूँ इस तरह करके, अगर वो आपको कहे तो खुद से ना आप ज़्यादा उसे सजेशंस दें कमांडर को। तो लेकिन जब वो आपको कोई कमांडर कहे कि कोई चेस नंबर कमांडर जिसे अपॉइंट किया वो कहे कि चेस नंबर फलाँ आप ये करें, तो फिर आप फ़ौरन यानी आप जैसे कि हुक्म बजा लाना नहीं जिसे कहते, आप वैसे वो काम करें। पूरी दिल लगी के साथ वो करें और कोशिश करें कि आप उसके टास्क को सक्सेसफुल कराएँ। क्योंकि उसका टास्क मतलब ये नहीं सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि वो ज लाज़मी वो ही रिकमेंड हो जाएगा, बल्कि वो आपके भी प्लस पॉइंट्स होंगे। जब आप दूसरों के साथ कोऑपरेट करेंगे तो वो नोट कर लेगा कि भई ये चेस नंबर दूसरों के साथ बहुत कोऑपरेशन कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने जीटीओ टास्क में ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है हमारे ऑब्स्टेकल्स स्टार्ट हुई। 2 मिनट में 9 ऑब्स्टेकल्स करनी थी। तो ऑब्स्टेकल्स में जो मेन चीज़ मैंने देखी और वो भी यही देखते होंगे कि किस ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट होना इश्यू नहीं है। ऑब्स्टेकल्स को किस तरीके से बंदा कर रहा है। जब हम ऑब्स्टेकल्स कर रहे होते हैं तो जीटीओ इतने एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो हमारे फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी मूवमेंट से देख लेते हैं कि बंदा यार ये डेविएट तो नहीं कर रहा, डगमगा तो नहीं रहा, काँप तो नहीं रहा। जैसे कुछ लड़के वो होता तो ऑब्स्टेकल्स एक लोहे की शीट्स का पर्दा होता है लेकिन वो मंकी ब्रिज ऊँचा होता है 2 रस्सियों पे जो बच्चा चलता है। वो बाहर से नज़र आ रहा था, मेरे एक लड़के में नज़र पड़ी, वो यानी ना पूरा काँप रहा था, रस्सियाँ ज़ोर-ज़ोर हिल रही थीं, आराम-आराम से चल रहा था, यानी पूरा डरा हुआ था। तो आपने ऑब्स्टेकल्स में किसी किस्म का डर या ऐसा कुछ शो नहीं करना, हेजिटेशन आपने कोई शो नहीं करनी, कोई फ़ियर आपने शो नहीं करना। आपने बस कर गुज़रना है। मसलन कार गुज़रने में अब ये भी नहीं कि आप जी जज़्बाती हो के इतनी तेज़ चले गए, जाके कहीं इंजर्ड हुए पड़े हों, ऐसा नहीं। पूरा दिमाग को हाज़िर करते हुए जो चीज़ सामने आए आप उसे कर गुज़रें। जैसे कि अब मंकी ब्रिज मेरे सामने आया, मैं बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ के रोप पे चढ़ा। मैं तेज़ी से मैंने नीचे नहीं देखा कि भई नीचे इतनी हाइट है, मैं सीधा देखता रहा और ऊपर वाली रोप को देखता रहा और तेज़ी से चलता रहा और एंडिंग पॉइंट तक पहुँचने ही लगा था। बीच में एक दफ़ा थोड़ा-सा स्लो भी हुआ। तो इसके अलावा एक था जी 3 रोड्स लगे हैं, पहले को टापना है, दूसरे के नीचे से तीसरे को फिर टापना है। तो तीसरे को टापते हुए मेरा पाँव टच हो गया। वो हमें ब्रीफिंग में कहा था टच हो जाए, वहीं से बैक आएँ दोबारा करें, मैंने भी ऐसे किया, मैं दोबारा कर लिया। इसके अलावा एक चीज़ जिसमें बच्चे
और यानी कि आप कह लें काँप जाते हैं, वो था ज़िगज़ैग कि नकाल ज़िगज़ैग के ऊपर जब बच्चे चलते हैं ना, तो बच्चे बाहर आके बता रहे थे, "यार मैं तो गिर गया, यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा था, वो एक से जब दूसरे पे स्टेप करना था।" तो आपने ये चीज़ें ज़हन से निकाल ही देनी है। जाने से पहले मेरे ज़हन में भी था कि यार कैसे होगा, लेकिन जब मैं ऑब्स्टेकल एरिया में गया ना, तो मेरा माइंडसेट ये था यार जो भी सामने आना है ना, ऊँचाई, नीची, ज़िगज़ैग मैंने कर जाना है। तो मैं फुल स्पीड से जो है ना सब कुछ कर ही जा रहा था, हैंगिंग प्लैंक था उसपे भी मैं फुल स्पीड से आया, फुल तेज़ से ज़ोर से उसके सेंटर में मैं पाँव मार के आगे जंप कर गया। बाद में वो पीछे से हिलता रहा, जो भी मैंने उसे देखा भी नहीं, जैसे था मैं बगैर किसी डर के हर चीज़ को उस करता ही मैं चला गया। तो 9 थी 7 ऑब्स्टेकल्स मैंने बगैर किसी वक़्त ज़ाया किए फुल स्पीड से कर ली। 8th ऑब्स्टेकल मैं कर रहा था रोप क्लाइंबिंग उसको मिड तक पहुँच गया था उसकी जहाँ से रोप बंधी होती है वहाँ तक पहुँच गया, फिर व्हिसल हो गई, तो फ़ौरन मैंने वहीं वो उसको रोड को छोड़ा, रस्सी को पकड़ा, फ़ौरन नीचे आ गया और वो कहते हैं जी रनिंग करते हुए जाएँ, रनिंग करते हुए मैं बाहर आ गया। तो उसके बाद भी फाइनल ग्रुप टास्क सब लड़कों ने ऑब्स्टेकल्स की, फाइनल ग्रुप टास्क हुआ। फाइनल ग्रुप टास्क में था ये एक कंपल्शन थी कि आपने इंग्लिश बोलनी है। तो इंग्लिश बच्चों के ग्रुप सही था, तो लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इंग्लिश नहीं लड़कों को बोलनी आई, लेकिन वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो ये नहीं देख रहे कि आपको इंग्लिश कितनी बोलनी आती है, वो वहाँ भी यही देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। तो इंग्लिश में वो करना था, तो बीच में उसने ये भी फ़ेवर दे दी जीटीओ ने, जी अब सब कुछ आपके लिए इनबाउंड है, तो बच्चे भाग के सामान लेके क्रॉस भी कर गए। इस तरह का वो फाइनल ग्रुप टास्क ऐसे ही एक फ़ॉर्मेलिटी सी थी, तो वो हमने किया। उसके बाद फिर यहाँ जीटीओ साहब ने हमें अल्लाह हाफ़िज़ कहा कि भई आज आपका आखिरी दिन था, बहुत अच्छा सबने अपनी-अपनी मेहनत की, तो अब आप लोगों को मैं एक पेज दे रहा हूँ, उसपे उन्होंने ग्रेडिंग के लिए कहा कि भई आपके ग्रुप में 11 लड़के हैं, तो आप किसको ग्रेडिंग देंगे? मैंने ग्रेडिंग देना शुरू की, तो नीयत तो थी मेरी खुद को 3 या 4th पे नंबर देने की, लेकिन जब मैंने ग्रेडिंग स्टार्ट की, मैं दूसरों पे फ़ोकस रखा और मैं ये भूल ही गया कि खुद को भी ग्रेड करना है। तो 6th के बाद मुझे याद आया कि खुद को भी ग्रेडिंग देनी है, तो 7th नंबर पे मैंने अपना चेस्ट नंबर लिख दिया है। तो वो सारा कुछ लिख के जो है जीटीओ साहब ने कहा कि सबने मेहनत की है, जो लड़के सेलेक्ट हो जाएँ, वो अकेडमी जाके भी ऐसी मेहनत करें, जो ना हो अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़रूर किसी और प्रोफ़ेशन में अच्छाई रखी होगी, जो उनका यहाँ नहीं हो रहा, तो वहाँ जाके मेहनत करें, अपने आप को प्रूव करें। तो अब आप जाएँ, आपके इंटरव्यूज़ होंगे। फिर हम गए तो उस दिन कुछ बच्चों का डिप्टी का था, कुछ दिन साइकोलॉजिस्ट का था, तो मेरा साइक का था उस दिन इंटरव्यू। तो मैं साइक के पास रूम में जब गया तो वो बड़ा यानी वो भी बड़ी अच्छी तरह मिलीं कि जी बड़े खुशी से मिलीं वो, तो वो खुश थीं, हँस के मेरे से मिल रही थीं, मैं भी उसी तरह खुश मिज़ाजी से मुस्कुरा के उनसे मिला और वो लेडी थीं, तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि जी ये आप नाम के बारे में पूछा जी डिटेल जी आपकी कास्ट क्या है? इस तरह एक्सप्लेन करें, जो कहा जी एक्सप्लेन नहीं करोगे तो बैठने भी नहीं दूँगी, मैंने एक्सप्लेन किया उन्हें। करके जब मैं बैठ गया ना चेयर पे, फिर उन्होंने मुझे इस तरह कहा कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे खुशी है, मेरे टास्क्स अच्छे हुए हैं, परफ़ॉर्मेंस मेरी अच्छी रही है, जिसकी वज़ह से मुझे सैटिस्फैक्शन है कि मेरे अच्छी परफ़ॉर्मेंस जा रही है, तो मैं खुश हूँ। तो उन्होंने कहा, "अच्छा, आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, आपको किसने कह दिया जी कि आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है?" तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि भई तमाम टास्क बड़े कोऑपरेशन के साथ अच्छे तरीके से आगे जा रहे थे। बाकी भी जो मेरे रिटन टेस्ट थे वो भी थोड़ी चीज़ें मिस हुई। तो इस तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मुझे लगता है कि मेरी परफ़ॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही है। ये कुछ चलता रहा। उसके बाद ये काम करके उन्होंने मेरे से फिर आई अपने इंटरव्यू की तरफ तो उन्होंने कहा जी फैमिली के बारे में दोनों इंटरव्यूअर्स ने बड़ा डिटेल पूछा। इसलिए आपको अपनी फैमिली के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भई आपके सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, सिबलिंग्स के इंटरेस्ट्स क्या हैं, आपके पेरेंट्स के इंटरेस्ट्स क्या हैं। अब पेरेंट्स की एज भी पूछ लेते हैं वो, जिस तरह डिप्टी ने मेरे से पूछा था कि हीरो कौन है? तो मैंने अपना हीरो अपने फ़ादर को लिखा था। तो जब उन्होंने फिर मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की, डिप्टी ने सॉरी मैं वो उधर स्किप कर गया था तो साइकोलॉजिस्ट से डिप्टी पे जा रहा हूँ वापस। तो डिप्टी ने मेरे से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जो मैंने बायोडाटा में लिखा था कि भई फ़ादर है ना मेरे हीरो? उन्होंने पूछा अच्छा, तो फ़ादर की डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैंने बताई, उन्होंने कहा कन्फर्म है? मैंने कहा जी कन्फर्म है। उन्होंने कहा मैं आईडी सीएनआईसी निकाल के देख लूँगा? मैंने कहा जी सर ज़रूर देखें, यही है। तो वो देखने लगे तो उन्होंने कोई फाइल्स खंगाली भी, तो कहते देख लूँ ना फिर यही है? मैंने कहा जी सर देखें यही है। इसी तरह मैंने अपने इंटरेस्ट्स में लिखा था जी हॉर्स राइडिंग है, उन्होंने उसकी भी काफ़ी क्वेश्चन की कि हॉर्स राइडिंग में घोड़े की चालें क्या हैं जी, आपको किसने सिखाई? आप किधर जाते थे सीखने? यानी फुल आपने कोई भी चीज़ झूठ नहीं लिखनी कहीं भी, आप पकड़े जाएँगे। तो जहाँ पकड़े जाएँगे यही चीज़ नोट रिकमेंडेशन के सर्कल में लेके जाती है। अच्छा इतना डिप्टी चलता रहा, तो अब मैं साइकोलॉजिस्ट में दोबारा वापस आ जाता हूँ।
तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा जी सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में जिनका मैंने बताया जी यहाँ पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा अच्छा उनके मार्क्स कितने थे, ऐसा ही मैंने सारा कुछ मुझे पता था, मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने इस तरह मेरे से अज़्यूम किया जी मुझे कहती हैं अकेले में फ़िल्में कितनी देखते हो? मैंने एक चीज़ वहाँ ये की कि मैंने वहाँ झूठ कोई नहीं बोला, आप भी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपसे उनके बारे में पूछ लें, तो आपने उन्हें कवर करने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि सफ़ेद झूठ बोल दें आप। लेकिन ये भी नहीं है कि सच बोलने के चक्कर में आप सब कुछ नेगेटिव ही कहते जाएँ। तो आपने करना असल में ये है कि आप आईएसएसबी के लिए जा रहे हैं, तो आपने 1-2 महीने पहले ही अगर आपको अपने अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं, तो आप उन्हें ख़त्म करें। ताकि आप वहाँ जाएँ तो आप वहाँ सच बोल सकें कि नहीं भई मेरे अंदर ये नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा अच्छा इंसान हूँ। आप ऐसी बातें करेंगे उनके साथ। इसके बाद जो है ये बातें हुई तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अकेले मूवीज़ कितने देखते हो? मैंने कहा मूवीज़ तो मैं देखता ही नहीं हूँ, ना होने के बराबर मैंने मूवीज़ देखी हैं। तो कहती हैं अच्छा, तो मूवीज़ नहीं तुम देखते? मैंने कहा जी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मूवीज़ में। तो कभी-कभार ही देखता हूँ। उन्होंने कहा लास्ट टाइम कौन-सी मूवी देखी है? मैंने कहा अभी ये रिसेंटली पिछले साल देखी है यलगार, आर्मी मूवी है। कहती हैं अच्छा यलगार? कहती हैं अच्छा वो तो ऐसे ही टिपिकल सी मूवी है तो इस तरह की मूवीज़ तुम देखते हो? मैंने कहा जी मैं आर्मी वाली मूवीज़ ही 1-2 देखी हैं, यलगार, वार इस तरह की। ये बात हुई। उसके बाद वो कहती हैं कि जी घर वाले तो तुम्हारी मदर तो स्टार प्लस पे ड्रामे देखती होंगी, तुम भी साथ देखते हो? मैंने कहा नहीं जी मेरे घर केबल भी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े पर्सनल हुए। मैंने कहा और जो सच था मैंने सारा कुछ वही बोला। तो उन्होंने कहा कि जी आप तो बड़े बोरिंग इंसान हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने हूँ जैसा भी हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा, तो इतने मासूम ना बनो जितने हो मासूम। मैंने कहा मैं आपके सामने ही हूँ जैसा भी हूँ, आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ। तो उसपे वो मुस्कुराईं कि ये मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जब उन्हें कहा कि आपके सामने ही हूँ जैसा भी हूँ। तो इस तरह कहने के बाद उन्होंने पूछा अच्छा गर्लफ्रेंड्स हैं? मैंने कहा जी नहीं है। तो कहती हैं लाहौर के किस एरिया में रहते हो? मैंने उन्हें बताया तो कहती हैं हाँ, अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा वैसे एरिया तो हमारा डेवलप्ड ही है लेकिन मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो कहती हैं अच्छा फिर पूछा जी अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड क्या होती है? मैंने कहा अगर कोई लड़की हमारी दोस्त है वो गर्लफ्रेंड है। तो नहीं ये कहाँ तक जाती है? मैंने कहा मैंने तो यही देखा है जो गर्लफ्रेंड होती है अगर आप स्टडीज़ में हैं तो कोई स्टडीज़ में वो उसको हेल्प की ज़रूरत है वो आपको कह दे मेरी हेल्प कर दें हम उसकी हेल्प कर देंगे। तो यही कुछ होता है। तो कहती हैं कि नहीं तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है मैंने कहा मेरी कोई भी नहीं, नहीं कहती चलो अज़्यूम कर लो। दोस्ती किसी से कर लो कि लड़की से मैंने कहा मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं। कहती नहीं वैसे अगर दोस्ती तुम्हें कभी लड़की से करनी पड़ जाए तो तुम दोस्त कर लोगे? मैंने कहा जी दोस्ती कर लूँगा। तो कहती है अच्छा फिर वो तो मैं तुम्हारे साथ रहती है, तो फिर वो एंड पे कहती है मैं तो तुम्हारे साथ शादी करूँगी इस तरह इस साइड पे आ गई। तो मैंने कहा कि शादी तो भई मैं घर वालों की मर्ज़ी से ही करूँगा। तो कहती है हाँ, तुम इतने अच्छे हैं। मैंने कहा नहीं मैं घर वालों की मर्ज़ी से ही करूँगा। तो कहती हैं कि नहीं वो तुम्हें कहती है कि पहले तुम मुझे ले घूमते रहे हो, तो अब नाइंसाफ़ी कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं एक लेवल रखूँगा ना, हर चीज़ का एक लेवल, एक लिमिट होती है। मैं उस लिमिट तक रखूँगा अपनी फ्रेंडशिप को। तो फिर वो मुझे कैसे कह सकेगी, मैं उसे क्यों लेके घूमूँगा? मुझे तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, एक लिमिट तक मैं रखूँगा उसे। तो इस तरह की चीज़ें हो गईं। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने का ये गर्लफ्रेंड का क्वेश्चन मेरे से कर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी आपको 10 करोड़ रुपए दूँगी, क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं फ़ादर से मशवरा करके तो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दूँगा। तो कहती हैं कि फ़ादर से ही पूछ के तुम सारा करते हो? मैंने कहा नहीं उनकी मेरी एडवाइस है कि अभी तो आप स्टूडेंट हो, गाइडलाइंस लेके काम किया करो, आगे आपकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह ऐसी होगी कि आप खुद टैकल करेंगे सबको। तो कहती हैं अच्छा तो आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे पैसे, 10 करोड़ दे रही हूँ मैं तुम्हें, तुम कोई नेकी में नहीं खर्च करोगे, गरीबों में नहीं दोगे? मैंने कहा वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन उसके बजाय अगर मैं उसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा, वो पैसे बढ़ेंगे, फिर मैं पैसे देने के बजाय इस तरह ज़्यादा खिदमत कर सकूँगा मैं गरीबों की, मुल्क की, पहले उसे इन्वेस्ट करके। तो इस तरह मैंने उन्हें यानी कि अपना आंसर प्रॉपर करके बताया। तो ये 10-15 मिनट मेरा इंटरव्यू चलता रहा, तो उन्होंने फिर कहा कि चलो देखते हैं आपकी ये खुशी, सैटिस्फैक्शन आपको कहाँ तक ले जाती है। चलें अल्लाह करे आप कामयाबी हो, इस तरह करके उन्होंने भी अच्छी तरह यानी कि मुझे अल्लाह हाफ़िज़ किया। तो ये करके जो है मैं बाहर आ गया। तो इन्होंने भी जो बेसिकली मेरे से क्वेश्चन्स किए ना कि जी पैसों वाले क्वेश्चन्स, गर्लफ्रेंड वाले क्वेश्चन, ये मस्ट हैं आईएसएसबी इंटरव्यूज़ में और इनका पता मुझे यहीं से चला था, यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देख के और वहीं से मैंने गाइडलाइंस दी। अब हर बंदे की एक अपनी भी नेचर होती है लेकिन ज़्यादा गाइडलाइंस में मुझे इन वीडियोज़ से ही हेल्प आउट हुआ। तो उसको मैं अपने मुताबिक थोड़ा मोल्ड करके अप्लाई किया आईएसएसबी में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंड हुआ
और मेरी ये बचपन से मेरी ख्वाहिश थी आर्मी ज्वाइन करने की, एक जुनून है मुझे अभी आर्मी ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह मई में मेरी ज्वाइनिंग है, तो वो अल्लाह ताला मेरी इंशाल्लाह ख्वाहिश पूरी करेगा अब। तो इन चीज़ों से ही मदद लेके, वीडियो से, दोस्तों से गाइडलाइंस लेके, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए में मुझे लगता है कि मेरा आईएसएसबी रिकमेंडेशन पॉसिबल हुआ। बगैर गाइडेंस के, बगैर आप किसी की वीडियोस देखे, किसी रिकमेंडेड बंदे से बगैर गाइडलाइंस लिए बगैर, बहुत कम चांसेस है आपके कि आप आईएसएसबी में रिकमेंड हो। तो इस तरह होके उन्होंने हमारा ये टेस्टिंग डेज़ कंप्लीट हुए। उसके बाद लास्ट डे था, तो यूजुअली तो ऐसे होता है कि सबको वो यानी कि टीए-डीए दे के घर भेज देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह दे के, तो लेटर आ जाता है बाद में घर। लेकिन अब मेरा बैच चूँकि सेकंड लास्ट बैच था, तो लास्ट बैचेस को ना उन्होंने जो रिकमेंडेड लड़के हैं उन्हें रोक के साथ ही लेटर दे के भेज देते हैं ताकि मेडिकल क्लियर करवा सकें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिकल भी क्लियर हो चुका है, तो मेडिकल वगैरह करवा के साथ ही वो कहते हैं कि मेडिकल करवा लें, इसलिए साथ ही लेटर दे के भेजते हैं। तो लेकिन उस दिन यूँ हुआ कि कुछ लोगों का री-इंटरव्यू हुआ, कुछ बच्चों के री-ऑब्स्टेकल और रेट कमांड टास्क भी हुए। मेरा री तो कुछ भी नहीं, 3 मल्टी हुआ, लेकिन कमांडेंट का मेरा इंटरव्यू हुआ, जो पूरे आईएसएसबी का हेड था जो ऑफिसर, उसने मेरा 5 मिनट का इंटरव्यू लिया। उन्होंने भी वही क्वेश्चंस जो बाकी ऑफिसर्स ने पूछे थे, उसे कंबाइन करके पूछा, यानी मैथ के बड़े सिंपल पूछे, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4, 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह मैंने उन्हें फ़ौरन आंसर्स दिए। इसके अलावा ऐसे बताया, जी आपके कितने दोस्त रखना पसंद करते हो? गरीब, अमीर, मिडल क्लास को कैसे देखते हो? और अगर आपका एक दोस्त जा रहा है, आप उसके पीछे हो, वो घर में एंटर हुआ है, तो आप जाके नॉक करते हो, भाई निकल के कहता है वो तो है ही नहीं है। तो हालाँकि आप कहो कि नहीं मैंने उसे जाते देखा है, भाई कहे नहीं वो तो नहीं है। तो अगले दिन जब आप ऐसे दोस्त को मिलोगे तो क्या उसके बारे में आपका ओपिनियन होगा? तो मैंने कहा कि सर वो हो सकता है कि कोई गलतफ़हमी होगी, और दूसरा जो रियलिटी है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके घर में एक बैक डोर भी है, हो सकता है मेरा दोस्त बैक डोर से निकल गया हो, तो ये होगा। और उससे अगले दिन मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। ऐसा हुआ था, कहते क्या डिस्कस करोगे? मैंने कहा यही कि मैं आपके पीछे-पीछे जा रहा था, लेकिन आपके भाई ने कहा कि आप नहीं हैं, यही चीज़ डिस्कस करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इस तरह उन्होंने 1-2 सिचुएशंस में मुझे डाला और कहा कि आप क्या करेंगे? तो मैंने उन्हें नॉर्मल रह के, एक बात आपने इंटरव्यूज़ में देखी, आपने नॉर्मल रहना है, न्यूट्रल रहना है, ना तो आपने डरना है, ना तो आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करनी है। आप जो हैं, जैसे हैं, पर्सनैलिटी बैलेंस लाएँ और एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी वहाँ पे शो करें। तो इस तरह कमांडेंट का इंटरव्यू हुआ, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह उसी दिन मुझे अपना रिकमेंडेशन लेटर भी मिल गया 1 फॉर 1 पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए। तो ये इस तरह मेरा यही मकसद था आपको बताने का कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने किस तरह तैयारी की। इसी तरह तैयारी की कि रिटन के लिए बाज़ार से बुक्स लीं, और फिज़िकल के लिए खुद डेली रनिंग एक्सरसाइज़ की, और ओवरऑल जो मैंने एक व्यू अपना डेवलप किया, जो एक क्वेश्चंस के बारे में सोचा, समझा, डिसीजन लिया, वो ये कि मेरा एक दोस्त था रिकमेंडेड, उससे 2-3 दफ़ा मैं मिलके उससे डिस्कशंस की 1-2 घंटा। और इसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोज़ थी, जो कुछ आर्मी ऑफ़िसर्स ने अपलोड की थी, या कुछ रिकमेंडेड लड़के थे नए-नए उन्होंने अपलोड्स की थी, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। और इस तरह जो है मेरा ये एक्सपीरियंस रहा जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो आप लोगों को भी अगर शौक है, आप कॉन्फिडेंट होके अप्लाई करें, तैयारी करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाबी करे। और मुझे भी, और सब जो लोग आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, या जो भी आपके लिए कोई काम कर रहे हैं, उन्हें भी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, उनके मकासद में कामयाबी अता करे। तो इसी तरह ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, आपने अवैस को सुना, उनकी इंस्ट्रक्शंस को आप समझने की कोशिश करें, आप इनकी प्रैक्टिस करें, और इस इंटरव्यू का मकसद भी यही था कि आप आईएसएसबी रिकमेंडेड लोगों से खुद सुने कि वो कैसे उन्होंने आईएसएसबी रिकमेंड किया। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो इंटरव्यूज़ लेकर दूसरे आईएसएसबी रिकमेंडेड लोगों से मैं अपलोड करता रहूँगा, लेकिन प्लीज़ मेन मकसद मेरा कि आप अमल करते रहें। मेरी आपसे गुज़ारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, इन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करें, ताकि आप आईएसएसबी रिकमेंड कर सकें। बहुत शुक्रिया।